बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक चार्ज। हम जानते हैं पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पानी हमारे जिस्म में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हल कर लेता है। और उसकी वजह यह है कि पानी का मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। पानी के मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पे नहीं है, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है। चूँकि पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल चार्ज ज़ीरो है, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। पानी के एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। टोटल चार्ज पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर ज़ीरो है, लेकिन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर डिस्प्लेस्ड है। लिहाजा पानी का जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल होने की वजह से पानी एक बेहतरीन सॉल्वेंट है और अपने अंदर आयनिक सब्सटेंसेस को आसानी से हल कर लेता है। यही वजह है कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में चार्जेस कैसे एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेज़र जेट प्रिंटर किस तरह काम करता है उसको भी हम देखेंगे। मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में भी हम देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की भी बात करेंगे, और हम देखेंगे कि वाटर स्कायर के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो लगती हैं। और आखिर में एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम जानते हैं कि चार तरह की फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, और सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स होती है, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। दूसरी फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। तीसरी फोर्स इलेक्ट्रोवीक फोर्स है, और चौथी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर एक फोर्स जिसका हमारे इस सेक्शन में वास्ता रहेगा वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो बनाएगी, वो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज की अहमियत बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह मैकेनिक्स के अंदर मैस की अहमियत है। मैकेनिक्स में हम फोर्स लगाते हैं तो मैस के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो चार्ज है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो वो एक्सेलरेट होगा। चार्ज को सबसे पहले एशियन ग्रीक्स ने डिस्कवर किया था 600 BC के अंदर। उन्होंने अंबर को वूल के साथ रब किया। अंबर क्या था? एक स्टोन था। अंबर स्टोन को वूल के साथ रब किया तो लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि अंबर और वूल दोनों एक दूसरे को रबिंग के बाद चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से चार्ज की डिस्कवरी हुई। ये इलेक्ट्रिक का जो लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है, वहाँ से लिया गया। और इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब अंबर। तो एक चीज़ तो हमें पता चली कि चार्ज कैसे क्रिएट होता है। चार्ज हमेशा रबिंग से ही क्रिएट होगा। चाहे आप कॉम को हेयर के साथ रब कर लें, कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। या प्लास्टिक राड को फर के साथ रब करें, प्लास्टिक राड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। या फिर ग्लास राड को सिल्क के साथ रब करें, ग्लास राड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। या फिर शूज़ को एक नायलॉन के कारपेट से रब करें तो शूज़ और नायलॉन कारपेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो चार्ज है वो सिर्फ रबिंग से ही क्रिएट होता है। और चार्ज फिर दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम है ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया हमें, और तब से आज तक हम चार्ज के इन्हीं दोनों नामों से वाकिफ़ हैं। आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने ये देखा कि अगर हमारे पास प्लास्टिक के दो रॉड हैं, दोनों प्लास्टिक के रॉड्स को एक दूसरे के करीब किया तो दोनों में ना तो कोई अट्रैक्शन की फोर्स थी और ना ही कोई रिपल्शन की फोर्स थी। फिर हमने प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब किया। फिर हमने देखा कि जो प्लास्टिक रॉड्स हैं उन दोनों को जब हम करीब लेके गए तो उसमें रिपल्शन की फोर्स क्रिएट हुई। दो ग्लास रॉड ले लिए, दोनों को पास पास ले गए तो उनके दरमियान ना तो कोई अट्रैक्शन थी ना ही कोई रिपल्शन की फोर्स थी। हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो दोनों के ऊपर चार्ज आ गया। अब हमने दोनों ग्लास रॉड्स को करीब करीब किया तो उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स ज़ाहिर हुई। जैसे ही हमने दोनों ग्लास रॉड्स को
आपस में एक दूसरे के करीब किया तो उनके दरमियान एक रिपल्शन की फोर्स क्रिएट हो गई। फिर हमने देखा कि ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को जब हमने करीब किया तो उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स हुई। फिर हमने ये देखा कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब हम करीब लेके गए तो उसमें फिर अट्रैक्शन की फोर्स हुई, और जब हम प्लास्टिक रॉड और फर को करीब लेके गए तब भी उनके दरमियान एक अट्रैक्शन की फोर्स हुई। तो यहाँ पर हमने ये नतीजा अखज़ किया कि जब बॉडी के ऊपर चार्ज होता है तो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन के नतीजे में या तो अट्रैक्शन की फ़ोर्स हो सकती है या फिर रिपल्शन की फ़ोर्स हो सकती है। और यहाँ पर हमने ये भी चीज़ नोट की, जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। इन्हीं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के लिए एक एग्जाम्पल है जो लेज़र जेट प्रिंटर के अंदर यूज़ होती है, और हम देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके लेज़र जेट के प्रिंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ये 6 स्टेप वाला प्रोसेस है। इस 6 स्टेप्स में हम देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपना रोल प्ले करते हैं। लेज़र जेट प्रिंटर के अंदर एक रोटेटिंग इमेजिंग ड्रम होता है और इसके ऊपर सेलेनियम की लेयर होती है, और जो सेलेनियम है ये फोटो कंडक्टर है। इस रोटेटिंग इमेजिंग ड्रम के ऊपर एक वायर से पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे कर दिया जाता है। अब इस ड्रम के ऊपर सारे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रे हो गया है। दूसरे स्टेप में लेज़र इस रोटेटिंग इमेज ड्रम के ऊपर शाइन करेगी और एक इमेज बनाएगी इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, और वो चार्जेस होंगे नेगेटिव चार्जेस। और उसके साथ तीसरे स्टेप में हमारे पास एक रोलर है और रोलर के साथ टोनर लगा हुआ है, और टोनर पर पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, और जो टोनर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो टोनर के पास से जब ये रोटेटिंग ड्रम टोनर के पास से गुजरेगा तो टोनर उन नेगेटिव पार्ट्स के ऊपर अडहियर हो जाएगी, क्योंकि टोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जहाँ पे लेज़र बीम ने नेगेटिव चार्ज स्प्रे किया था जिस रीजन के ऊपर, वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ द इंक एडहियर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो रोटेटिंग ड्रम है अब इसके ऊपर जहाँ जहाँ पे लेज़र बीम ने राइट किया था वहाँ पर इंक के पार्टिकल लग चुके हैं। अब एक पेपर है जो इसको टच करता हुआ पास करेगा। नेगेटिवली चार्ज पेपर जब यहाँ से गुजरेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले इंक के जो पार्टिकल हैं वो पेपर के साथ स्टिक हो जाएंगे। और पांचवें स्टेप के अंदर जब यही पेपर फ्यूज रोलर में से गुजरेगा तो वो इंक मेल्ट होके उसके ऊपर परमानेंट हो जाएगी। और जो लास्ट स्टेप है, रीसेट करने वाला स्टेप है, उसमें बल्ब शाइन करता है और वो जो सेलेनियम की लेयर है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और जो रोटेटिंग ड्रम है अब अगली प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो सिंपल प्रोसेस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इंटरप्ले देखा गया है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की बात करते हैं। हमारा जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है, और एक एटम के 2 पार्ट हैं। एक उसका हार्ड पार्ट होता है जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें 99% मैस जो है उसमें मौजूद होता है। एक हार्ड पार्ट है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और दूसरा पार्ट इसका जो है वो लाइटर पार्ट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। हमें पता है कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक एटम एज ए होल न्यूट्रल होगा। तो जब एक एटम न्यूट्रल है तो मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होगा और पूरा जो मैटर है वो न्यूट्रल होगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और ये किन से मिलके बने हैं? ये क्वार्क से, न्यूट्रिनो से और बोसोन से मिलके बने हैं। क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है 1/3 ±1/3 चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर ±2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बोसॉन्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो ये क्वार्क्स जो हैं ये
हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स के या मैटर के। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। उसमें कूलम्स रिपल्सिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि प्रोटॉन को रिपेल करे और एक जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही होती है जो इंतहाई शॉर्ट रेंज है, तो न्यूक्लियस की रेंज में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, और न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो अबाउट 10⁻⁻15 मीटर है, और ये इतने शॉर्ट रेंज में ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो ये जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। दूसरी फोर्स जो इसके अंदर लग रही है वो है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस को छोड़ के कभी भी नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपने न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान जो फोर्स मौजूद है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और वो अट्रैक्शन की फोर्स है। अगर हम कहें कि एटम का जो साइज़ है वो किलोमीटर्स के अंदर है, तो जो न्यूक्लियस का साइज़ होगा वो सिर्फ एक टेनिस के बॉल जितना होगा या सेंटीमीटर्स के अंदर होगा। एक टर्म है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखें तो एटॉमिक नंबर 1 से लेके 92 तक आपको मिलेगा। जो 1 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, और 92 तो यूरेनियम के एटम में 92 प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम से निकाल दिया जाए या उसमें डाल दिया जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत कम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन कंपेरेबल है, आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक इसका लाइटर पार्ट है और एक इसका हैवियर पार्ट है। जो लाइटर पार्ट है एटम का वो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और जो हैवियर पार्ट है वो उसका न्यूक्लियस है, और उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैवी पार्टिकल्स हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। लिथियम एटम फिगर में दिखाया जा रहा है। इस लिथियम एटम के अंदर प्रोटॉन्स को रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, न्यूट्रॉन्स को वाइट कलर से इंडिकेट किया गया है, और इलेक्ट्रॉन्स को ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लिथियम एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। हम लिथियम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हैं और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसका ये इलेक्ट्रॉन निकाल दें जो आउटर मोस्ट में है, तो हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और ये बन जाएगा लिथियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब आप देखें इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं और 3 इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रह गए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर ज़्यादा है, लिहाजा ये पॉजिटिव आयन बन गया है। और अगर किसी तरीके से इसी लिथियम एटम के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन और शामिल कर दें तो ये आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो अब अगर आप इसे काउंट करें तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव लिथियम आयन है। यहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, लिहाजा हमने कहा था कि पॉजिटिव लिथियम आयन है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और इसके अंदर ऐड करना, ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का इंटरप्ले होता है। ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये कंजर्व होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व का मतलब ये है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस इन एनी क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट। चार्जेस का अलजेब्रिक सम क्लोज सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रहेगा। मसलन हम रबिंग कर रहे हैं, हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब कर रहे हैं। एक सिस्टम है हमारा, एक क्लोज सिस्टम है, उस क्लोज सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें हमने ले ली, एक ग्लास रॉड है और दूसरा सिल्क क्लॉथ है। जब हम रब करते हैं
तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मींस वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ के ऊपर। सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो उतना ही रहेगा। चार्जेस एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चले जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, लेकिन जो चार्जेस हैं वो उतने ही रहने हैं, कांस्टेंट रहने हैं। ना तो चार्ज क्रिएट हो सकता है, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है। चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर फिनोमेना के अंदर, हर एक्सपेरिमेंट के अंदर, हर जगह पे होल्ड करेगा। तो चाहे आप रबिंग करके एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दें तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट से आएंगे। अगर आप रब करके इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट से आएंगे। टोटल जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा वैलिड रहेगा। और इवन हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एनिहिलेट किया जाता है, और उस प्रोसेस में भी इवन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो होल्ड करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है हमेशा होल्ड करता है, हर तरह के एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने होल्ड करना है। और दूसरा इसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज ए नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। एक बात ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन जितना है, और ये जो चार्ज की क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, और ये जो चार्ज है ये क्वांटाइज्ड है। अब आप इसको यूँ समझें जैसे हम कहते हैं कि मनी इज़ क्वांटाइज्ड। अगर मनी का, रुपए का सबसे छोटा सिक्का, सबसे स्मॉलर यूनिट एक पैसा है, तो एक पैसे से कम कोई अमाउंट, कोई मनी नहीं होगी। यानी मिनिमम वैल्यू जो है मनी की मिनिमम वैल्यू वो एक पैसा है। तो इसी तरह चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, और कितना क्वांटाइज्ड है कि चार्ज की जो वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन जितनी होगी, या फिर उसी इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। जैसे एक पैसा हो सकता है, 10 पैसे हो सकते हैं, 100 पैसे हो सकते हैं, 1000 पैसे हो सकते हैं। इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन जितना हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जितना हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन जितना हो सकता है, 1000 इलेक्ट्रॉन जितना हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज मौजूद है उससे कम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं देखा गया। हमने क्वार्क की बात की, क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है ±1/3 और ±2/3 ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 टाइम्स या एक इलेक्ट्रॉन का 2/3 टाइम्स एक क्वार्क के ऊपर चार्ज हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड क्वार्क अभी तक कोई देखा नहीं गया। तो इसका मतलब है कि चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू है, कम से कम वैल्यू है, वो एक इलेक्ट्रॉन जितनी हो सकती है। तो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, हम ये कह सकते हैं। यहाँ हमने ये देखा कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज की मिनिमम वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की या एक प्रोटॉन की वैल्यू के बराबर होगी, इससे कम चार्ज की वैल्यू नहीं होगी कहीं भी। और दूसरा हमने ये देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो ओबे करता है। हर तरह के फिनोमेना में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। जितना चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में जाएगा, एक तरफ उतनी चार्ज की कमी हो जाएगी, दूसरी में उतनी चार्ज का इजाफा हो जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन एक तरफ से निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ 10 ही इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल चार्ज सिस्टम का कांस्टेंट ही रहेगा। और ये हमने देखा है कि एक वाटर स्कायर है, तो वाटर स्कायर जब पानी की सरफेस के ऊपर ग्लाइड करता है, पानी के सरफेस के ऊपर मूव करता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर फोर्सेज जो हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस मौजूद हैं। अगर आप देखें तो स्कायर की जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से स्टेबल है। एक एटम है, एटम की जो स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक फोर्स ने उसको होल्ड किया हुआ है। एक एटम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने होल्ड किया हुआ है, और स्कायर की पूरी बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने होल्ड किया हुआ है। फिर उसके बाद जब ये मूव करता है वाटर सरफेस के दरमियान, और इसकी जो बॉटम वाली सरफेस और वाटर सरफेस के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं।
और स्लाइडिंग फोर्स स्लाइड मोशन है, इसका फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, और जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। और इसके बाद फिर एयर ड्रैग है, एयर ड्रैग भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। तो वाटर स्कायर के अंदर जो ज़्यादातर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, और इसके अंदर सिर्फ एक ही फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटी इस स्कायर को अपने मरकज़ की तरफ या ज़मीन के सेंटर की तरफ जो है वो खींच रही है। यानी एक ही इसके ऊपर फोर्स लग रही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट में एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन उसने दिया हुआ, कहता है कि अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं और वो रिपेल कर रहे हो तो आप बताएं कि चार्जेस को क्या होगा, वो कैसे चार्ज होंगे, क्या वो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्या दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, क्या दोनों कैसे। उसने कहा कि रिपल्शन है, दो चार्जेस के दरमियान रिपल्शन है, तो उनके ऊपर जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर रिपल्शन है तो या तो वो दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे, और तीसरी कोई सूरत नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।